नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। ईरान ने कतर और इराक के अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन और मिसाइल से किया हमला। इजराइल के 50 से अधिक फाइटर जेट की तेहरान पर भीषण बमबारी। आईएईए प्रमुख ने कहा अमेरिकी हमले में फोर्दो परमाणु संयंत्र को पहुंचा महत्वपूर्ण नुकसान। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। ईरान पर अमेरिकी हमले की पुतिन ने की कड़े शब्दों में निंदा। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों की स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 2003 भारतीयों की हुई सुरक्षित घर वापसी, एक श्रीलंकाई नागरिक भी शामिल। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का निर्णायक अभियान जारी। ऑपरेशन मॉनसून के तहत नक्सल नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने की तैयारी। बस्तर अंचल में नक्सल उन्मूलन अभियान की प्रगति की अमित शाह ने की समीक्षा। और कनिष्क त्रासदी की 40वीं बरसी, भारत, कनाडा और आयरलैंड ने दी श्रद्धांजलि। हरदीप सिंह पुरी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता को बताया समय की मांग। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उसके अनुसार अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान ने बड़ी कार्रवाई की है। ईरान ने कतार और इराक में अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया है। दोहा में एयर मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। कतर की राजधानी दोहा में धमाके की आवाज़ सुनी गई है। ईरानी सेना ने कतर में मिसाइलों से यूएस बेस पर हमला किया है। इस बीच कतार और यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, कुछ देर पहले ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने इनफैक्ट स्टेटमेंट पुट आउट की है कि उन्होंने कतर में जो अमेरिकन एयरबेस है अल उबैद, ये मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया की सबसे बड़ी अमेरिकन एयरबेस है। यहाँ पर करीब 10,000 से ज्यादा सोल्जर्स स्टेशनड हैं। तो ये अटैक की है। अभी इराक की भी खबर आ रही है, पर इरानियन जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने इराक को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, पर मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं शायद इराक में एक एयरबेस, एक मिसाइल हमला किया गया है, पर ये अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। पर जो कतर की अल उबैद एयरबेस है उस पर इरानियन आर्म फोर्सेस ने स्टेटमेंट पुट आउट कर दिया कि हमारी 6 मिसाइल्स हिट की हैं। पहले उन्होंने कहा था कि हमारी 3 मिसाइल्स हिट की हैं। वहीं जो दोहा और कतर से खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि शायद वो मिसाइल्स, इरानियन मिसाइल्स इंटरसेप्ट भी हुई हैं। तो ये क्लियर है कि हमला कर दिया गया है। अब क्योंकि अभी तक ईरान कह रहा था कि हम रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करेंगे, और उन्होंने जो भी स्ट्राइक्स की थी या ड्रोन्स या मिसाइल्स के थ्रू, वो इजराइल पर हो रही थी पिछले 2 दिनों में। पर ये पहली बार है कि न्यूक्लियर जो अमेरिकन ने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक किया था, उसके बाद इन्होंने पहली बार अमेरिकन एसेट्स या अमेरिकन फैसिलिटी को टारगेट किया है। इसमें ज्यादा कैजुअलिटीज होने का खतरा नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऐसी थी कि अल उबैद अटैक में आ सकता है। तो अमेरिकन ने ऑब्वियसली अपने जो एसेट्स हैं वहां से अल उबैद से मूव कर दिए होंगे। आज दोपहर को ही कतर ने अपनी एयर स्पेस क्लोज कर दी थी, और कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए भी। और फिर उसके बाद शाम को अमेरिकन ने अपने सिटीजन्स को और सोल्जर्स को कहा था कि आप शेल्टर ले लें। मैं एक और जानकारी दे दूं कि इंडियन एम्बेसी जो कतर में है उन्होंने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो भी इंडियन कम्युनिटी है कि आप इंडोर्स रहें और बाहर ना वेंचर आउट करें। आप लगातार टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज रिपोर्ट्स फॉलो करते रहें, और आप जो कतरी अथॉरिटीज जो हिदायत दे रही है उसको फॉलो करें। और ये कहा है कि इंडियन एम्बेसी लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपकी मदद इंडियन एम्बेसी करेगी, पर आप अभी इंडोर्स रहें और आप विजिलेंट रहें।
दूसरी बात यह है कि सायरन्स साउंड आउट कर दिए गए हैं कतर में, कुवैत में, इराक में और बहरीन में, तो यूएस एयर बेसिस पर भी और शहरों में भी। तो क्लियरली ये इंटेलिजेंस इनपुट होगी और अंदेशा ये होगा कि शायद ईरान आज रात और बेसिस में अटैक करे इन 4 कंट्रीज में। पर अभी तक जो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, जो ईरान क्लेम कर रहा है और जो विजुअल्स आ रहे हैं कि कतर पे अटैक हो गया है, पर जैसे मैंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि शायद इराक में भी अटैक हुआ है। जी अमृतपाल, जो कतर की ओर से जो स्टेटमेंट आया है उसमें कहा गया है कि कतर reserves the right to respond directly in a manner equivalent with the nature and scale of this brazen aggression in line with international law। अब क्या समझा जाए, किस दिशा में ये बढ़ रहा है आगे? जी ये एस्केलेट कर गया है सिचुएशन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप जो उन्होंने चेतावनी दी थी, जब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी अपने ऑपरेशन के बाद, मिडनाइट हैमर के बाद, उन्होंने कहा था कि ईरान को हम हिदायत देते हैं कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आए, पर अगर आपने इसको रिटेलिएट किया या रेट्रीब्यूशन की तो फिर हम आपको दोबारा हिट करेंगे। तो क्लियरली अमेरिकन एयरबेस पे अटैक करना, चाहे उसकी कुछ कैजुअलिटीज ना हुई हो या ईरान उनको ज्यादा डैमेज नहीं कर पाया हो, पर ये क्लियरली ईरान ने एक रेड लाइन क्रॉस कर दी है। तो अब देखना ये होगा कि अमेरिकन किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ईरान ऑलरेडी डैमेज कंट्रोल मोड में चला गया है। ईरान ने स्टेटमेंट पुट आउट की है कि हम अपने क्रात्री ब्रदर्स को नहीं हिट करना चाह रहे, हम सिर्फ अमेरिकन बेस को हिट कर रहे हैं, हमारी कतर के साथ कोई लड़ाई नहीं है। तो ये क्लियरली डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि कतर में अगर कतर की एयर स्पेस वायलेट होती है तो कतर बिल्कुल, जैसे कतर ने कहा, स्टेटमेंट पुट आउट की दैट वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट। तो अब ये क्लियरली लग रहा है कि ये एस्केलेटरी लैडर पे चला गया है मामला। अब देखना ये होगा कि इन पर्टिकुलर देशों में से रिस्पांस क्या आता है, खास करके इन देशों से ज्यादा अमेरिकन रिस्पांस क्या होता है। अगर अमेरिका ने इसको अपनी असीमता पे अटैक देखा या अपने फौजी ठिकानों पे अटैक को एक्ट ऑफ वॉर देखा, तो अमेरिका ये क्लियर कर चुका है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहली स्टेटमेंट में कही थी, उसके बाद पीट हेग्सेट और जनरल कैन ने दोहराई थी कि अगर ईरान इसको रिटेलिएट करता है तो फिर हम इससे भी सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप के अगर आप अल्फाज याद करें तो उन्होंने कहा था दैट वी विल हिट यू मोर in a graver manner, it will be lot easier for us to hit you than we already have। तो कहने का मतलब था कि ये 3 स्ट्राइक्स तो उन्होंने 3 जगहों पर जो की, उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें दोबारा अटैक करेंगे इसके रिस्पांस में, तो हम आपको इससे भी ज्यादा ग्रेव तरीके से अटैक करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अब एस्केलेशन की तरफ बढ़ता हुआ लग रहा है, और ये सिर्फ अब इजराइल और अमेरिका बनाम ईरान नहीं रह गया है, शायद पूरा जो वेस्ट एशिया का रीजन है ये इसमें अमृतपाल, एक और महत्वपूर्ण आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आज ही शाम को ईरान के विदेश मंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है और उसके बाद ईरान ने ये बदले की कार्रवाई की है। जी, मेरा ख्याल है कि जिस तरह की सपोर्ट उनको रशिया से मिली है, उनके हौसले इसीलिए बुलंद हुए हैं कि रशियंस ने उनको कहा कि हम आपके साथ हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक अंडरस्टैंडिंग बनी है विदेश मंत्री अराक्ची और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में कि आप ये अमेरिकन जो एक्ट था ये एक्ट ऑफ एग्रेशन है और रशिया आपको बैक करेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये इरानियंस को जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए थी उन्होंने तो और ये खबरें ये भी हैं कि वो मिलिट्री सपोर्ट भी एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं रशियंस। अब देखना ये होगा कि अगर ये सिचुएशन एस्केलेट करती है तो रशिया क्या करता है, और चाइना ने भी उसको के अमेरिकन एक्शन को कंडेम किया है। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाने से पहले रशिया को जरूर कंसल्ट किया होगा। आज जो विदेश मंत्री अराक्ची और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में बातचीत हुई है, वहां पर हालांकि उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं पुट आउट की है कि क्या बातचीत हुई, पर उन्होंने ये जरूर कहा है कि
ये अमेरिका का ये जो कार्रवाई थी ये इलीगल है और यूएन चार्टर के खिलाफ है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्पेक्ट कर रही थी ये साइट्स। तो क्लियरली रूस ईरान के पीछे खड़ा दिख रहा है और ईरान की ये जो ईरान ने इतना बड़ा कदम उठाया है, कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि अगर ये एस्केलेट करता है तो फिर उनके दोस्त उनके साथ खड़े पाए जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल आपका इस खबर पर हमें सारी जानकारी देने के लिए। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान लगातार कह रहा था कि वो बदला लेगा और ईरान ने बदले की कार्रवाई की है। और इस वक्त हमारे पास जो खबर है उसके अनुसार ईरान ने कतर में और इराक में अमेरिकी बेस पर हमला किया है। हालांकि कतर की ओर से जो जानकारी आई है उसमें बताया गया है कि कोई इसमें हताहत नहीं हुआ है, लेकिन ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि इसके बाद अब खाड़ी के इन देशों का जहां पर अमेरिकी बेसों में हमला किया गया है, साथ ही साथ अमेरिका का क्या कुछ रिएक्शन इस पर होता है। और इस सब के बीच ईरान इजराइल संघर्ष के कारण पूरे पश्चिम एशिया में अशांति का माहौल है। एक तरफ जहां अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले हो रहे हैं, वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका की जंग में कूदने के बाद जारी संघर्ष न सिर्फ खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, बल्कि दुनिया दो धड़ों में बढ़ती दिखाई दे रही है। ईरान इजराइल के बीच जारी संघर्ष में अमेरिका की एंट्री के बाद से अब ईरान और अमेरिका में जुबानी जंग शुरू हो गई है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब ईरानी सेना के निशाने पर होंगे। ये बयान अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े हवाई हमलों के बाद सामने आया है, जिसमें अमेरिका ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रमों को नष्ट करने का दावा किया था। इन हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गंभीर चिंता जताई जा रही है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता खamenei ने अमेरिका को धमकी देते हुए जारी संघर्ष से दूर रहने की चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने भी हमलों को लेकर कहा है कि अमेरिका को भी इन हमलों का करारा जवाब मिलेगा। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने सोशल मीडिया एक्स पर ईरान में किए गए ताज़ा हमलों के बारे में जानकारी दी है। आईडीएफ ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर करीब 20 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के करमनशाह, हमादान और तेहरान स्थित ठिकानों पर एक साथ हमले किए। आईडीएफ के मुताबिक ये कार्रवाई ईरानी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने और क्षेत्र में हवाई नियंत्रण सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा है, जिससे इजरायली नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही बताया कि यह ऑपरेशन ईरान की आक्रामक गतिविधियों और संभावित खतरों को रोकने के उद्देश्य से अंजाम दिया गया है। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी मुलाकात में इजरायली आक्रामकता पर बातचीत हुई। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ईरान के खिलाफ अकारण आक्रामकता का कोई आधार नहीं है और इसका कोई औचित्य भी नहीं है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 3 प्रमुख सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर वर्तमान ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने अमेरिका की सेना की भी जमकर तारीफ की। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हालांकि सत्ता परिवर्तन शब्द का प्रयोग करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन यदि वर्तमान ईरानी शासन इसे फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा। मेक ईरान ग्रेट अगेन, मीगा। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस का कहना है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध नहीं कर रहा है, बल्कि उसके परमाणु कार्यक्रमों के खिलाफ युद्ध कर रहा है। वैंस ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि मुझे लगता है कि हमने ईरान के कार्यक्रम को बहुत लंबे वक्त तक के लिए पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि लगता है कि ईरानियों को परमाणु हथियार विकसित करने में कई साल लग जाएंगे। वांस ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रम के बारे में कूटनीतिक बातचीत में सद्भावना से शामिल नहीं होने का आरोप लगाया और कहा कि इस कारण अमेरिकी हमले हुए। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी रक्षा करने की बात कही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि वो ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी बमबारी से गंभीर रूप से चिंतित हैं।
इस बीच अमेरिका के ईरान पर किए गए हवाई हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रविवार को एक आपात बैठक की। बैठक के दौरान रूस, चीन और पाकिस्तान ने एक साझा मसौदा प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पश्चिम एशिया में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की गई। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने अमेरिका पर एनपीटी का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं अमेरिका की कार्यवाहक प्रतिनिधि ने कहा कि ईरान ने बातचीत की प्रक्रिया को लगातार बाधित किया और वो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन गया है। वहीं इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि ने भी ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कूटनीति का दिखावा कर रहा है, जबकि वो मिसाइल निर्माण और यूरेनियम संवर्धन जैसे कार्यों में लगा हुआ है। साथ ही रूस के प्रतिनिधि ने अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका का ये हमला वैश्विक नियमों के खिलाफ है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने ईरान में गंभीर स्थिति को देखते हुए आज एक आपात बैठक बुलाई। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि कूटनीति के जरिए ही समस्या का समाधान हो। वहीं यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की परिषद की महत्वपूर्ण बैठक भी सोमवार को ब्रसेल्स में आयोजित हो रही है। बैठक में इजराइल ईरान संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके अलावा परिषद चीन से संबंधित नीतियों और यूरोपीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा कर रही है। माना जा रहा है कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए ये बैठक काफी अहम है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत सरकार की ओर से चलाया जा रहा ऑपरेशन सिंधु अब जोर पकड़ रहा है। इस ऑपरेशन के जरिए लगातार भारतीय नागरिकों की देश वापसी की जा रही है। इसी कड़ी में अब तक कुल 2003 नागरिक भारत पहुंच चुके हैं, जिसमें सोमवार को एक श्रीलंकाई नागरिक भी शामिल था। वहीं इजराइल ईरान संघर्ष के बीच आज रात इजराइल से 161 यात्रियों का पहला जत्था नई दिल्ली पहुंचेगा। हिंदुस्तान हिंदुस्तान बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन एम्बेसी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया। हम लोग तो उम्मीद नहीं समझ रहे थे कि वापस आएंगे, लेकिन सरकार ने बहुत बड़ा काम किया जो हम लोग आ गए यहाँ। वजारत खारजा हिंदुस्तान की जनाब जयशंकर साहब को हम हमेशा हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेंगे। ईरान इजराइल के बीच भीषण जंग जारी, संकट में फंसे भारतीयों की वतन वापसी, भारत माता की जय के नारों से गूंजा एयरपोर्ट। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है। ऑपरेशन सिंधु के जरिए भारत सरकार लगातार संकटग्रस्त इलाकों में फंसे अपने नागरिकों को वतन वापस ला रही है। वतन लौटने वाले भारतीय नागरिक भावुक दिखे और एयरपोर्ट हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे से गूंज उठा। लोगों ने सरकार की तेज कार्रवाई और त्वरित राहत के लिए आभार जताया। इजराइल ईरान तनाव के बीच इजराइल से भी भारतीयों को स्वदेश लाने का काम जारी है। सरकार हर पल हालात पर बारीकी से नजर रख रही है। भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय युद्ध स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए हमेशा से खड़ी रही है, आज से नहीं। मैं खुद बहुत सारे इवैक्यूएशन में इन्वॉल्व रह चुका हूँ। देखिए, हमारे लिए हमारे जो सिटीजन्स हैं वो एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है भारत की, और हम अपने को नहीं निकालते हैं। हम दूसरे देशों के, जो साउथ एशिया में और भी देश हैं, उनके लोगों को भी हम निकाल के लाते हैं बाहर से। तो ये तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो भारत का कोई मुकाबला नहीं है। जब भी दुनिया के किसी भी देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हर बार अपने देश के लोगों, छात्रों को देश वापस लाने का सफल प्रयास किया गया है। विश्व में जब कभी भी किसी देश में ऐसी स्थिति निर्माण होती है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर बार एक सफल प्रयास किया गया है कि वहाँ के हमारे लोग हो, हमारे स्टूडेंट हो, उनको देश में सुख लाने के लिए हमने प्रयास, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यशस्वी प्रयास किए। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर वापस आ रहे हैं। वहाँ पर लड़ाई चल रही है और वो हमारे जो भारतीय हैं उनको लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर भारत की कूटनीति ने साबित कर दिया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। संकट के हालात में भारत कभी अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ता। ऑपरेशन सिंधु की ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत सरकार हर हालात में अपने नागरिकों के साथ है। ईरान और इजराइल के हालात पर भी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है।
तापस भट्टाचार्य और अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी की 47वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में संग्रहालयों का विशेष महत्व है और संग्रहालयों में इतिहास से परिचित कराने की शक्ति है। उन्होंने संग्रहालयों में लोगों की रुचि पैदा करने और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के सभी संग्रहालयों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करने का सुझाव दिया, जिसमें दर्शकों की संख्या और गुणवत्ता मानकों जैसे प्रमुख मापदंड शामिल हों। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी प्रधानमंत्रियों पर संग्रहालय बनाने से उनकी विरासत के साथ न्याय हुआ है। इस दौरान पीएम ने विकास, विरासत और स्थिरता के प्रतीक कपूर का पौधा भी लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान नक्सलवाद के विरुद्ध जारी कार्रवाई पर विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने नक्सल विरोधी ऑपरेशन में शामिल जवानों से भी मुलाकात की। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आने वाले समय में नक्सलियों के खिलाफ और भी सघन और प्रभावी रणनीति अपनाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के अंतिम दिन रायपुर में सीमा सुरक्षा बल और जिला रिजर्व गार्ड के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने बस्तर अंचल में जारी नक्सल उन्मूलन अभियान की अब तक की प्रगति की समीक्षा की और हाल ही में मिली बड़ी सफलताओं पर विस्तार से जानकारी ली। गृह मंत्री शाह ने जवानों के अदम्य साहस, समर्पण और रणनीतिक कौशल की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत और समन्वित प्रयासों के चलते बस्तर क्षेत्र में नक्सल प्रभावित इलाकों में तेजी से सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आने वाले समय में नक्सलियों के खिलाफ और भी सघन और प्रभावी रणनीति अपनाई जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान अमित शाह ने अधिकारियों से जमीनी अनुभव साझा करने को कहा और जमीनी स्तर पर चुनौतियों की जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राज्य में शांति बहाली और विकास की गति को तेज करने के लिए हर संभव सहयोग दे रही है और आगे भी देती रहेगी। इस मुलाकात को सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण माना जा रहा है, जो आने वाले अभियानों में और अधिक जोश और प्रतिबद्धता के साथ जुटेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान नक्सलवाद के विरुद्ध जारी कार्रवाई पर विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कर्रेगुट्टा एवं बसव राजू को न्यूट्रलाइज करने वाले ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात की। विस्तार से नक्सलवाद के ऊपर समीक्षा हुई है, तो अभी जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुए कर्रेगुट्टा का और फिर जो नक्सलवाद का सबसे बड़ा हेड बसव राजू न्यूट्रलाइज हुआ, उसमें जो जवान शामिल हुए वो सब यहाँ पर आके मुलाकात किए और सबको मतलब माननीय गृह मंत्री जी ने उनको शाबाशी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ दौरे के पहले दिन नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के लिए राज्य सरकार की तारीफ की और नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के संकल्प को एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 को देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इस बार बारिश में भी नक्सलियों को सोने नहीं देंगे और बस्तर के जंगलों में ऑपरेशन मॉनसून चलाया जाएगा। बता दें कि बस्तर अंचल में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में सुरक्षा बलों ने मोर्चा और भी तेज कर दिया है। इस निर्णायक अभियान को ऑपरेशन मॉनसून नाम दिया गया है। इसके तहत अब बारिश के मौसम में भी सघन सर्च ऑपरेशन और सैन्य कार्रवाई बिना रुके जारी रहेगी। इस ऑपरेशन का साफ संदेश है, अब नक्सलियों के लिए कोई भी मौसम सुरक्षित नहीं, चाहे धूप हो या बारिश। सुरक्षा बल हर परिस्थिति में नक्सल नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए तैयार हैं। पिछले 15 महीनों में अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा बलों ने कई ऑपरेशन किए हैं, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि नक्सली आत्मसमर्पण करें, केंद्र सरकार की योजना का लाभ लें। अपने कैमरा सहयोगी मनोज के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 4 भाजपा विधायकों दीपक बर्मन, शंकर घोष, अग्निमित्रा पॉल और मनोज ओरांव को अध्यक्ष विमान बनर्जी ने मौजूदा सत्र के लिए
विधानसभा की कार्यवाही से निलंबित कर दिया है। दरअसल सदन में पहले की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने पर चल रही चर्चा के दौरान भाजपा विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष की इस कार्रवाई के बाद भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी बीच भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने विधानसभा के अंदर भाजपा विधायकों के साथ हुई घटना की निंदा की। उन्होंने बताया कि भाजपा की महिला विधायकों को महिला मार्शलों द्वारा धमकाया और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। पुरुष विधायकों को भी मारपीट और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग सारे विधायक आज प्रतिवाद किए, जगह में खड़ा होकर प्रतिवाद किए, कागज भी आज फेंके नहीं, फाड़े नहीं, लेकिन हमारे स्पीकर साहब आज हम लोग को 4 जन को हमको हमारे चीफ विप शंकर घोष, मनोज ओरांव और दीपक बर्मन 4 जन को आज बर्खास्त कर दिया है। पूरा सेशन के लिए बर्खास्त किया गया है, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। आपका सिक्योरिटी को लेकर बहुत हैकल किया आज हमको, महिला सिक्योरिटी हैकल के मेरा साड़ी फाड़ दिया गया और हमारे पुरुष भाइयों का एमएलए का माने फेंक कर मारा गया। अब सोच सकते हैं कि एमएलए उसको मारा जा रहा है क्योंकि हम लोग विरोधी है। बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की कार्यवाही लाइव होने से स्पीकर डरते हैं। हमारे ज्यादा विधायक उस समय नहीं थे हाउस में, उनको बोलने नहीं दिया गया। सारे मिनिस्टर है ओएल पे उतर के, सब मिनिस्टर ओएल पे उतर रहे। ऐसा डेमोक्रेसी कहीं नहीं, इसलिए ममता बनर्जी डरती है और स्पीकर भी डरता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की जो कार्यवाही है वो लाइव ना हो। भारत में ज़्यादातर राज्य सरकार या राज्य विधानसभा असेंबली, वहाँ की कार्रवाई जो होती है यानी जो वहाँ पे चलता है विधानसभा, इसको लाइव देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल गिने चुने उन विधानसभाओं में से एक है, वहाँ पे लाइव नहीं होता। अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया के जरिए ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के अंदर विपक्ष को लोगों के मुद्दे उठाने पर अपमानित और भाजपा विधायकों पर हमला किया गया। अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी के कार्यकाल को उनका आखिरी पड़ाव बताया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आवास विभाग में आवासों के आवंटन में भ्रष्टाचार पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। राज्य सरकार के भ्रष्टाचार, विभिन्न घोटालों और जन विरोधी नीतियों का विरोध करने वालों पर नकेल कसने के राज्य सरकार के कदम की निंदा करते हुए बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वो इन मुद्दों के बारे में लोगों को समझाने के लिए पूरे राज्य का दौरा करने का फैसला कर चुके हैं। I am going to tour after 3-4 days for one day in each district. When I think most probably I will start from Bidar. So I am going to explain everything about this corrupt government. And B.R. Patil himself told so many things about housing scam. And Mohandas Pai also expressed his opinion about this government. These things will be discussed in detail, and there is no moral right to continue as the government in Siddaramaiah and Shivakumar. That's why we are going to speak to everybody throughout the state. जम्मू की एक अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को भयावह पहलगाम आतंकी हमले के सिलसिले में पहले गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों की 5 दिन की रिमांड मंजूर कर ली। परवेज अहमद और बशीर अहमद नाम के 2 आरोपियों को जम्मू की एक अदालत में लाया गया, जहां अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एनआईए को 5 दिन की रिमांड मंजूर कर ली और अगली सुनवाई की तारीख 27 जून 2025 तय की। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले के सिलसिले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार दोनों आरोपियों की पहचान परवेज अहमद और बशीर अहमद के रूप में हुई है और उन्हें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को कथित रूप से शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस हमले में 26 नागरिकों की जान चली गई थी।
आयरलैंड में कनिष्क विमान हादसे की बरसी पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मृतकों को श्रद्धांजलि दी। कॉर्क में हाकिस्ता मेमोरियल में आयरलैंड के कई नेता मौजूद रहे। 1985 में हुए इस हमले में एयर इंडिया के विमान में सवार 329 यात्रियों की मौत हुई थी। कनिष्क त्रासदी की 40वीं बरसी पर आयरलैंड के कॉर्क स्थित हाकिस्ता मेमोरियल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आयरलैंड के पीएम माइकल मार्टिन भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। Terrorism and extremism remain a very real present-day threat, one that many of our countries know very well. What is often forgotten is the terrorist takes away the most fundamental of rights, the right to life. दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के पीड़ितों के परिजन अपने प्रियजनों को भूल नहीं पाए हैं, पर उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद भी दिया। I lost my entire family in the Air India Kanishka bombing 40 years ago. I can only see in the last few years significant steps have been taken vis-a-vis our friendly neighbors, our other countries, to stop the scourge of Khalistani terrorism. In that sense, I think this government has taken some very positive steps. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एयर इंडिया 182 कनिष्क बम विस्फोट की 40वीं बरसी पर हम 329 जिंदगियों को श्रद्धांजलि देते हैं। यह इस बात की स्पष्ट याद दिलाता है कि दुनिया को आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता क्यों दिखानी चाहिए। 1985 में आज ही के दिन एयर इंडिया की फ्लाइट 182 जो मॉन्ट्रियल कनाडा से लंदन और फिर नई दिल्ली जा रही थी, कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए कायराना आतंकी हमले में अटलांटिक महासागर के ऊपर हवा में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हमले में 329 निर्दोष यात्री मारे गए थे। भारत खालिस्तान समर्थकों पर कार्रवाई के लिए कई देशों से लगातार आह्वान कर रहा है। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खालिस्तान समर्थक तत्वों, विशेष रूप से कनाडा, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों में सक्रिय तत्वों के खिलाफ कूटनीतिक और खुफिया प्रयासों को तेज कर दिया है। हाल ही में भारत ने साझेदार देशों को विस्तृत डोजियर सौंपे हैं और अलगाववादी और चरमपंथी गतिविधियों में शामिल लोगों के प्रत्यर्पण और अभियोजन पर मजबूत सहयोग की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के साथ मिलकर आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को की विंग्स टू आवर होप्स और आशाओं की उड़ान नामक दोनों पुस्तकों के दूसरे खंड की प्रथम प्रतियां भेंट की। प्रकाशन विभाग निदेशालय द्वारा प्रकाशित विंग्स टू आवर होप्स और आशाओं की उड़ान के दूसरे खंड में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के दूसरे वर्ष के दौरान दिए गए चुनिंदा भाषणों का संग्रह है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के दूसरे वर्ष के भाषणों के संकलन वाली पुस्तक आशाओं की उड़ान खंड 2 का सोमवार को लोकार्पण किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए कार्यक्रम में पुस्तक का लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने किया। इस पुस्तक के ई संस्करण का भी लोकार्पण इस मौके पर किया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस पुस्तक में भारत की धरती की खुशबू है तो देशवासियों के आशाओं की उड़ान भी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति जी ने देश की विविधता के महत्व और वंचितों की व्यथा को पहचाना है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये किताब भविष्य के विकसित भारत की सूत्रधार बनेगी। मैंने पुस्तक को सही नजर से देखा है और मैं ये कह सकता हूं कि इस पुस्तक में संकलित सभी लेख 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति के साधन हैं। साथियों, अपनी सार्वजनिक व्यस्तताओं और संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए राष्ट्रपति जी ने ज्ञान और विचार का यह गुलदस्ता किताब के रूप में तैयार किया है। यह किताब पाठकों की मानवीय संवेदनाओं के साथ
ज्ञान की भी यह वृद्धि करती है। पुस्तकों को एक युग की बौद्धिक धरोहर बताते हुए रक्षा मंत्री ने इस किताब के अधिक से अधिक लोगों द्वारा पढ़ने की उम्मीद जताई। राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति महोदया राष्ट्र निर्माण में आज भी शिक्षिका की भूमिका निभा रही हैं। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सरलता, देशवासियों के प्रति उनकी सेवा भाव से सभी को सीख मिलती है। जीवन में इतनी सरलता, उनकी संवेदनशीलता और देशवासियों के प्रति उनके सेवा भाव, ये हम सब के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी उनका जीवन का भाव है, जिससे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। चाहे स्वयं का जीवन बलिदान कर दें, लेकिन राष्ट्र का उद्धार हो, इस भावना से राष्ट्रपति महोदय ने हमेशा अपने जीवन को जिया है और विश्व कल्याण की इसी भावना को वो आज भी हम सबके सामने एक उदाहरण के तौर पर रखती है। इस किताब में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दूसरे वर्ष के अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक के 51 भाषणों का संकलन किया गया है। ये किताब हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित लोकार्पण समारोह में सूचना प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रसार भारती के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत सरकार प्रधानमंत्री के विकसित भारत एट 2047 के विजन और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल का नाम है नव्या, जिसका उद्देश्य 16 से 18 साल की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है। 24 जून को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ MSDE राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर करेंगे। नव्या एक पायलट पहल है जो किशोरियों को मुख्य रूप से गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में प्रशिक्षण देगी। ये कार्यक्रम 27 जिलों में शुरू किया जाएगा, जिनमें 19 राज्यों में फैले आकांक्षी जिले और पूर्वोत्तर राज्यों के जिले भी शामिल हैं। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और अन्य प्रमुख कौशल विकास योजनाओं की विशेषताओं पर आधारित होगा। साथ ही इस कार्यक्रम में किशोर बालिकाओं के साथ बातचीत, PMKVY और PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र भी बांटे जाएंगे। नव्या कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वो अपने भविष्य को बेहतर बना सके। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एकीकृत पेंशन योजना UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों के विकल्प चुनने की समय सीमा को 3 महीने आगे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया। अभी तक मौजूदा सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन साथी सहित पात्र कर्मचारियों को UPS के तहत 30 जून 2025 तक अपना विकल्प चुनना था। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि विभिन्न हितधारकों से ये समय सीमा आगे बढ़ाने का अनुरोध मिला था। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र ने UPS के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को 3 महीने बढ़ाकर सितंबर 2025 करने का फैसला किया है। UPS केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के दायरे में आते हैं और 1 जनवरी 2004 को लागू हुए NPS के तहत इस विकल्प को चुनते हैं। सरकार के 23 लाख कर्मचारी UPS और NPS के बीच चयन करने के लिए विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनवरी 2004 में समाप्त हो गई पुरानी पेंशन योजना OPS के तहत सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों को उनके अंतिम आहरित मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। UPS के संचालन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2025 होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को UPS को मंजूरी दी थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और जन केंद्रित शासन के माध्यम से वित्तीय देखरेख को मजबूत करने का आह्वान किया है। सार्वजनिक व्यय में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने में वित्तीय अनुशासन के महत्व को रेखांकित करते हुए बिरला ने कहा कि सरकार को लोगों की ज़रूरतों पर केंद्रित रहना चाहिए। ये सुनिश्चित हो कि वित्तीय निगरानी तंत्र न केवल प्रभावी हो बल्कि समावेशी और नागरिक चिंताओं के प्रति उत्तरदायी भी हो। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक व्यय में दक्षता, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन हमारा मंत्र होना चाहिए। बिरला ने ये टिप्पणियां मुंबई के महाराष्ट्र विधान भवन में संसद एवं विधानमंडलों की
प्राक्कलन समितियों के अध्यक्षों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए की। ये सम्मेलन भारत की संसद एवं विधान मंडलों की प्राक्कलन समिति के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। बिरला ने कहा कि संसदीय समितियां विस्तृत बहस, रचनात्मक चर्चा और कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये समितियां राजनीतिक सीमाओं से परे सूचनात्मक विचार विमर्श को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि संसदीय समितियों का उद्देश्य विपक्ष या आरोप लगाने के लिए मंच के रूप में काम करना नहीं है, बल्कि नीतियों की सहयोगात्मक जांच करना, सरकारी कामकाज की जांच करना और आम सहमति और विशेषज्ञता आधारित सिफारिशों के माध्यम से बेहतर शासन में योगदान देना है। उन्होंने संसदीय समितियों के कामकाज में डिजिटल उपकरणों, डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करने की वकालत की, ताकि गहन जांच की जा सके और साक्ष्य आधारित सिफारिशें की जा सके। लोकसभा के प्रथम स्पीकर की दूरदर्शिता, जिन्होंने शासन में वित्त अनुशासन हो, शासन में वित्त अनुशासन के साथ प्रहरी के रूप में भी संसदीय समितियां काम करे, उनके लिए उन्होंने एक दूरदृष्टि विचार के साथ प्राक्कलन समिति के निर्णय का फैसला किया। 10 अप्रैल 1950 को ये प्राक्कलन समिति लोकतंत्र के इतिहास में आज गौरवशाली अपनी विरासत के साथ, नई तकनीकी के साथ, जवाबदेही के साथ काम कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज नई दिल्ली स्थित पीएम आवास में मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में 30 मार्च से प्रारंभ हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान सतत रूप से जारी है, जिसका समापन 30 जून को होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सीहोर में 12 से 14 अक्टूबर तक कृषि पर केंद्रित एक भव्य कार्यक्रम होना है। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। महाकाल की नगरी उज्जैन के समीप डोंगला में ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की गई है। जनवरी 2026 में यहां एक वैश्विक स्तर का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। नक्सली गतिविधियों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार सख्त है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में मार्च 2026 तक मध्य प्रदेश की धरती पर नक्सलवादी गतिविधियों पर हम काबू पाएंगे। मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में पिछले 1.5 साल में 1 करोड़ 62 लाख रुपये के इनामी 10 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में मार्च 2026 तक कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की धरती से माननीय गृह मंत्री के आशीर्वाद से नक्सलवादी मूवमेंट पे हम काबू पाएंगे। 10 से ज़्यादा नक्सली इस 1.5 साल में मारे गए हैं। 1 करोड़ 62 लाख से ज़्यादा इनाम इन पे थे। सभी प्रकार की मुठभेड़ पिछले 10 साल में सर्वाधिक इस 1.5 साल में हुई है। इसी के साथ साथ हमारी सरकार ने 9 साल से विभिन्न अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के जो रुके हुए थे किसी किसी कारण से, कोई कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग कारण से उसका समाधान निकालते एक नीति ने लागू की है, जिसके भरोसे से 5 लाख से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों की प्रमोशन का मार्ग खुला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दियारा में कच्ची दरगाह विदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज के पहले चरण का शुभारंभ किया। 6 लेन वाला ये ब्रिज 9.76 किलोमीटर लंबा और 32 मीटर चौड़ा है। इसके शुरू हो जाने से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर और लालू यादव का गढ़ रहा दियारा क्षेत्र राजधानी पटना से सीधे जुड़ जाएगा। इस पुल के शुभारंभ से बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे सीएम नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल न केवल राघोपुर बल्कि पटना, विदुपुर और वैशाली को भी जोड़ेगा, जिससे पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। गौरतलब है कि दियारा तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र और लालू यादव का गढ़ रहा, लेकिन आज़ादी के 76 सालों के बाद भी यहाँ इस तरह का पुल नहीं बन पाया था। कच्ची दरगाह विदुपुर पुल बनने से पटना, हाजीपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान हो जाएगा। साथ ही व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ये पुल अब राघोपुर की पहचान और संभावनाओं का नया द्वार बन गया है।
जनों को असुविधा था, अब स्कूल को बन जाने से सभी लोग को सुविधाजनक हो गया, रोजगार बढ़ा, ये सब हुआ। बहुत दिक्कत था, हर दिन नाव पर घाट पर बैठे पड़ते थे, नाव खुलता था दिन भर में तब जाते थे, अब घड़ी घंटा में पहुंच जाता है देश विदेश। दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली वासियों के लिए जनहित कार्यों को कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार मानसून से पहले दिल्ली में सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू करने जा रही है, जिससे मानसून में दिल्ली वासियों को जल जमाव और किसी भी दुर्घटना से बचाया जा सके। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने कहा, हमारी सरकार दिल्ली की सभी सड़कों पर सभी राहगीरों को बेहतर सुविधा देने, गड्ढे भरने और सड़कें बनाने का काम कर रही है। हमारी सरकार, हमारा डिपार्टमेंट दिल्ली की सारी सड़कों पे हम सारे राहगीरों को अच्छी व्यवस्था दें, उसमें गड्ढा भरने का काम तो चल रहा था, सड़क बनाने का भी काम चल रहा है, मगर हमने क्योंकि मानसून आने वाला है 2 दिन के बाद में, तो सारे गड्ढों को एक ही दिन में भरा जाए। ऐसे 3400 गड्ढों को हमने उनके लोकेशन के साथ में आइडेंटिफाई किया, लॉन्गिट्यूड, उनका लैटिट्यूड, पूरा जियो टैगिंग के साथ में हमने आइडेंटिफाई किया। हमारे सारे इंजीनियर्स ने सड़क पर उतर के सारे जो पब्लिक की कंप्लेंट आई उनका सर्वे हुआ, तो उनको सर्वे किया, उनकी लिस्ट बनाई, आज रात को PWD की साइट पे अपलोड कर दी जाएगी और कल सारे गड्ढों को भरकर उनका बिफोर आफ्टर का पिक्चर भी अपलोड कर दिया जाएगा। और हम ये दिखा रहे हैं कि ईमानदारी के साथ में अगर काम करना चाहे तो कोई हो सकता है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। 23 जून 1953 को डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में भारत की एकता और प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए बलिदान दिया। उनका ये सर्वोच्च बलिदान स्वाधीन भारत के इतिहास में सदैव अमर और प्रेरणादायक रहेगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर समूचे राष्ट्र ने उन्हें नमन किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये देश के इतिहास का एक महान दिन है। One of the finest son of soil. It is his Balidan Divas today. Dr. Shyama Prasad Mukherjee. The name states us. He gave the slogan, एक विधान एक निशान और एक प्रधान ही होगा देश में, 2 नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अतुलनीय साहस और पुरुषार्थ का परिचय दिया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान हमेशा श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन। डॉक्टर मुखर्जी जी राष्ट्रीय एकता के सच्चे सूत्रधार थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में विभाजनकारी तत्वों से कभी समझौता नहीं किया और सत्ता को तिलांजलि देकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना से देश को राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने वाला राजनीतिक विकल्प दिया और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। मातृभूमि के ऐसे सच्चे उपासक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जीवन असंख्य भारतीयों को युगों युगों तक मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। एक प्रतिष्ठित राजनेता, विद्वान और देशभक्त, उन्होंने अपना जीवन भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उनके आदर्श राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम को भारत का हिस्सा बनाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा और अन्य भाजपा नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि एक देश के अंदर दो व्यवस्थाएं नहीं हो सकती हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में देश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बलिदान दिवस पर आयोजित इन श्रद्धांजलि कार्यक्रमों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रहित में समर्पित जीवन, उनके द्वारा शुरू किए गए विचार आंदोलन और आज के भारत में उनके विचारों की प्रासंगिकता को रेखांकित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज 50 साल पहले आज से इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों को पूरी बेदर्दी से कुचल दिया गया था। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, जिसे 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस देश पर लादा था। इस काले अध्याय की 50वीं बरसी 25 जून को आने वाली है, जिसे संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। इसी मौके पर डीडी न्यूज़ लाया है एक स्पेशल सीरीज़ इमरजेंसी एट 50 और इसी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं एक इमरजेंसी में हुए अत्याचारों से जुड़ी एक बेहद दर्दनाक कहानी। ये दर्दनाक कहानी है एक अभिनेत्री की, जिस पर न केवल इमरजेंसी के दौरान रूह कंपाने वाले अत्याचार किए गए, बल्कि उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। परिचय नहीं है। छेद बना हुआ था और दूसरे छोर पर लोहे का एक जालीदार दरवाजा लगा था। कन्नड़ की इस प्रख्यात अभिनेत्री को जेल के फर्श पर सोकर कई रातें बितानी पड़ी। पूरे 8 माह तक स्नेहलता रेड्डी को जेल में प्रताड़नाएं दी गईं। जेल में रहते हुए स्नेहलता रेड्डी ने एक डायरी लिखी थी, जिसे कर्नाटक मानवाधिकार समिति ने 1977 में अ प्रिजन डायरी के नाम से प्रकाशित किया था। इसमें जेल में अपने ऊपर हुए अत्याचारों का विवरण देते हुए स्नेहलता ने लिखा, जैसे ही एक महिला अंदर आती है, उसे बाकी सभी के सामने नग्न कर दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है तो उसे पर्याप्त सजा दी जाती है।
क्या मानव शरीर को भी अपमानित किया जाना चाहिए? इन विकृत तरीकों के लिए कौन जिम्मेदार है? आपातकाल में देश के अधिकांश विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इनमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी थे। उन्हें भी बेंगलुरु की जेल में ही रखा गया था। स्नेहलता रेड्डी की काल कोठरी जेल में उनके बगल में ही थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बाद में बताया था कि कारावास के समय उन्हें किसी महिला की चीखने की आवाज सुनाई देती थी। बाद में पता चला कि वह कन्नड़ अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी थी। उसी जेल में बंद मधु दंडवते ने लिखा है कि रात को स्नेहलता की हृदय भेदी चीखें मेरे सिर तक आती थी। मैं सोचता था यदि ईश्वर है तो उसे यह अधर्म क्यों नहीं दिखता। छोटे बच्चों सी सरलता और चपलता से भरपूर इस कलाकार को जिस बेदर्दी से मार डाला गया, उसे याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्नेहलता अस्थमा रोगी थी, फिर भी जेल में उन्हें उपचार नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा कठोर यातनाएं बढ़ा दी गईं। ये बातें उन्होंने ही मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बताई थी। जब उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी, 8 महीने बाद 15 जनवरी 1977 को उन्हें पेरोल पर रिहा कर दिया गया। रिहाई के सिर्फ 5 दिन बाद ही स्नेहलता रेड्डी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। स्नेहलता पर आरोप लगाया गया था कि वो डायनामाइट से दिल्ली के संसद भवन और अन्य मुख्य इमारतों को उड़ाना चाहती थी, जो बाद में साबित नहीं हो सका। यानी झूठे आरोपों में स्नेहलता को गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया और उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया गया। स्नेहलता अकेली नहीं, ऐसी कई युवतियां और युवक थे जिनका इमरजेंसी के नाम पर अंत कर दिया। स्वतंत्र भारत ने इससे पहले न ऐसा फांसीवाद देखा, न इसके बाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।